आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो ट्रांजिस्टर बायसिंग के 4 मेथड होते हैं, तो उसमें पहला मेथड हम लोग बायसिंग का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फिक्स्ड बायस या बेस रजिस्टर बायस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जो यूनिट नंबर 5 है ट्रांजिस्टर बायसिंग, उसी में ये टॉपिक मेंशन है ट्रांजिस्टर के बायसिंग में। तो 4 प्रकार के बायसिंग होते हैं। पिछला लेक्चर्स आप लोगों को याद होगा, पिछला लेक्चर्स जो हम लोग इस यूनिट के डिस्कस किए हैं वो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो है वहां यूनिट वाइज बना हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेगमेंट में जाइए, वहां पे बीएससी 4th सेमेस्टर यूनिट 5 का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पे बाकी जो पहले के जो वीडियोस हैं इस यूनिट से रिलेटेड स्टेबिलिटी फैक्टर या थर्मल रन अवे ये जो टॉपिक्स हैं वो सब कराए जा चुके हैं, वो आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स के लिए आप किसी भी वीडियो का जो भी वीडियो कराया जाता है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहां पे लिंक मिल जाएगा। जो नोट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए बायसिंग के 4 मेथड होते हैं, तो जो हम लोग आज पहला मेथड पढ़ेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड बायस, जिसे हम लोग बेस रजिस्टर बायस भी कहते हैं। तो बायसिंग में मैंने आपको बताया था कि देखिए ट्रांजिस्टर का बायसिंग का मतलब होता है ट्रांजिस्टर को बांधना, सीधा सा मतलब मैं एकदम रॉ लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ट्रांजिस्टर को बांधना। तो ट्रांजिस्टर को क्यों बांधेंगे? ताकि वो अच्छे से काम कर सके। अच्छा, ट्रांजिस्टर क्या काम करता है? एम्पलीफिकेशन का काम करता है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन का मतलब हुआ कमजोर सिग्नल को बढ़ा के एम्पलीफाई कर देना। जैसे आप जो नॉर्मल माइक होता है, माइक में देखें आप धीमे से बोलते हैं तो आपका आवाज एम्पलीफाई होकर बहुत तेज सुनाई देता है, तो उसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ट्रांजिस्टर का काम यही होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई करना। उसी के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं। कहने का मतलब ट्रांजिस्टर को हम इस प्रकार से बांधेंगे कि वो अच्छे से काम करे। तो ट्रांजिस्टर जो है वो कोई जानवर तो है नहीं कि उसको रस्सी से बांधेंगे। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसी से बांधेंगे। यानी एक ट्रांजिस्टर को बैटरी, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस या जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं उसको जोड़ के इस प्रकार से हम बांधेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर अच्छे से काम कर पाए। कौन सा काम? एम्पलीफिकेशन का। ठीक है, एम्पलीफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी बना रहे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को अगर लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। पिछले सारे लेक्चर्स को देखिए शुरू से, तभी आप लोग अच्छा से समझ पाएंगे। मैं बिल्कुल क्रम बाई क्रम पढ़ा रहा हूं, बिना कोई टॉपिक स्किप किए। कभी भी कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा इस चैनल पे। पूरे सिलेबस का एक एक टॉपिक चाहे सिंपल हो चाहे जटिल सब पढ़ाया जाएगा। सिंपल है तो उसे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा और जटिल है तो उसको और सिंपल करके और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करें, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो वही मैं फिर से अपने बात पे वापस आता हूं कि हमें इस ट्रांजिस्टर की इस प्रकार से बायसिंग करनी है, यानी बैटरी, रेजिस्टेंस वगैरह लगा के इस प्रकार से इसको बायस करना है कि ट्रांजिस्टर अच्छे से काम करे। और ट्रांजिस्टर अच्छे से काम करने के लिए ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में काम करना पड़ेगा, यानी इसका जो क्यू पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो सदैव एक्टिव रीजन में बना रहे, तभी हमारा ट्रांजिस्टर अच्छे से काम कर पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यूसीएन पॉइंट, जिसको क्यू पॉइंट भी बोलते हैं, उसको अच्छे से एक्टिव रीजन में सेट करना ही ट्रांजिस्टर बायसिंग कहलाता है। ये हम लोग ट्रांजिस्टर बायसिंग वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो उसी बायसिंग की कई मेथड होती हैं। आप ट्रांजिस्टर को बैटरी और रेजिस्टेंस लगा के कई प्रकार से, कई तरीके से जोड़ के आप इससे काम करवा सकते हैं। तो इसी में से एक पहला मेथड है फिक्स्ड बायस या जिसे बेस रजिस्टर बायस कहते हैं। इस बायसिंग में क्या करते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे ये इसका बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया और ये इमीटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही काम करता है। जो ट्रांजिस्टर के 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो सब ट्रांजिस्टर वाले वीडियो में बीएससी 2nd सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रांजिस्टर का बेसिक बीएससी 2nd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। फिर भी भूल गए हैं तो आप लोग बीएससी 2nd सेमेस्टर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाले प्लेलिस्ट में जाके आप ट्रांजिस्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मैं बहुत बेहतरीन वहां पे पढ़ाया हूँ।
लेकिन यहां पे आपको बता दूं कि ट्रांजिस्टर जब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो उस दौरान आप सिग्नल देंगे बेस से और आउटपुट लेंगे कलेक्टर से, तब ये एक अच्छा एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो इसीलिए यहां पे ये इमिटर को सीधे ग्राउंड कर दिया गया है और ये कलेक्टर यहां पे ये एक रेजिस्टेंस आरसी होते हुए यहां पे ये एक बैटरी वीसीसी से जोड़ दिया गया है। अब यहां पे ये जो बैटरी वीसीसी है इसका काम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमिटर और बेस जंक्शन को इतना वोल्टेज दे दे कि ये फॉरवर्ड बायस में हो जाए और कलेक्टर और इमिटर जंक्शन को इतना वोल्टेज दे दे कि ये कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाए। बायसिंग का यही कंडीशन होता है कि बैटरी और रेजिस्टेंस को इस प्रकार सेट करना है कि इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए। तो इसी को करने के लिए यहां से देखिए ये बैटरी और बेस के बीच में एक रेजिस्टेंस आरबी लगा दिया जाता है। तो आप कहेंगे भाई ये आरबी, इसीलिए इसको बेस फिक्स्ड बायस या बेस रजिस्टर बायस बोला जाता है, क्योंकि इसमें इसके बायसिंग में जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो बैटरी और बेस के बीच में यहां पे लगाया जाता है। तो फिर ये क्या करेगा रेजिस्टेंस, देखिए मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, हमें यहां पे इतना वोल्टेज, मान लीजिए हमें वोल्टेज चाहिए यहां पे बेस पे 4 वोल्ट, 4 वोल्ट अगर यहां बैटरी ये बेस और ये इमिटर यानी ये ग्राउंड इनके बीच में यानी VBE का मान हमें 4 वोल्ट मिल जाए तो हमारा इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ऐसे में हम रेजिस्टेंस इस प्रकार से चूज करेंगे कि ये जो 12 वोल्ट यहां पे पहुंच रहा है उसका ये 8 वोल्ट ये रेजिस्टेंस खा जाए यानी ड्रॉप करा ले और केवल बी और ये इसके बीच में बेस और इमिटर के बीच में केवल और केवल 4 वोल्ट पहुंचे यानी VBE 4 वोल्ट पहुंचेगा तो हमारा इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और बाकी यहां से ये जो वोल्टेज यहां कलेक्टर पहुंचा बचा हुआ वोल्टेज कलेक्टर को रिवर्स कर देगा। बस हमारा बायसिंग का काम पूरा हो जाएगा। तो आपको इतना भी परेशान नहीं होना है, ये इतना भी जटिल टॉपिक नहीं है, ये बस मैं आपको एकदम अंदर से बता रहा हूं कि कैसे ये वर्क करता है। कुल मिला जुला के हमें इमिटर को फॉरवर्ड बायस में कर देना है, कलेक्टर को रिवर्स बायस में कर देना है। तो आप सोचेंगे कि क्यों ना हम यहां पे एक और बैटरी लगा दें, जैसा कि हम लोग जनरल थ्योरी में पढ़ते हैं, ये बैटरी बेस इमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस में कर देगा और ये बैटरी कलेक्टर को रिवर्स कर देगा। देखिए जब बात करते हैं बायसिंग में तो बायसिंग में हमारा कोशिश रहता है कि एक ही बैटरी से ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो, क्योंकि 2 बैटरी को एक साथ कैलिब्रेट करना मुश्किल है। पता चला ये बैटरी अपना अलग राग गा रहा है और ये अलग और पूरा का पूरा बायसिंग बिगड़ गया। इसीलिए आमतौर पे बायसिंग में एक ही डीसी बैटरी से कोशिश किया जाता है कि कलेक्टर रिवर्स बायस में हो जाए और इमिटर फॉरवर्ड बायस में हो जाए और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा दोनों और ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क करने लगेगा, इसकी अच्छे से बायसिंग हो जाएगी। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसके सेगमेंट पे आते हैं। बाकी चीजें यहाँ पे देख लीजिए, आउटपुट हम लोग कलेक्टर से लेंगे तो ये कलेक्टर और इमिटर के बीच का जो वोल्टेज मिलेगा यही हमारा VO यानी आउटपुट सिग्नल है। RC कलेक्टर पे लगा हुआ रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस ये है जो बायसिंग कर रहा है, RB जो है यहाँ पे यही रेजिस्टेंस है जो इसका बायसिंग कर रहा है। बाकी ये बेस टू इमिटर का वोल्टेज है और यहीं पे हम लोग इनपुट सिग्नल जोड़ते हैं, वो यानी जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना होता है इसी बेस से हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे आप माइक में बोलते हैं तो जो आपका आवाज का सिग्नल है वो माइक्रोफोन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के यहाँ बेस से होते हुए जाएगा, फिर कलेक्टर पे हम लोग 2 तार निकाल के इसको ले जाके हम लोग लाउड स्पीकर से जोड़ देंगे और वहां पे लाउड स्पीकर से आपका आवाज तेज सुनाई देगा। समझ में आया ना, आपका आवाज जो है वो सिग्नल माइक्रोफोन से होते हुए इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में बेस से एंटर करेगा और जो माइक जो लाउड स्पीकर जोड़ेगा वो कलेक्टर और इमिटर के बीच में से 2 तार ले जाके उसको लाउड स्पीकर में जोड़ देंगे। तो जो आवाज आपने बोला है, जो सिग्नल आपने वो बोला है, वही आवाज एम्पलीफाई होकर आपको मिल जाएगा। यही होता है ट्रांजिस्टर का काम, एम्पलीफाई करने का। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके नोट्स सेगमेंट को देखते हैं। ये सर्किट आप लोग बाकायदे देखिएगा, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस याद रखिएगा फिक्स्ड बायस में यहाँ जो एक रेजिस्टेंस केवल जोड़ते हैं और वो रेजिस्टेंस बैटरी और बेस के बीच में जोड़ा जाता है, बाकी सब चीजें वो सब डेकोरेट करने के लिए हैं सर्किट को। यहां पे देखिए, इन दिस सर्किट द सिग्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज VCC makes the emitter base junction forward bias and collector base junction reverse bias and a high resistance RB of the order of mega ohm is connected between base and positive terminal of बैटरी VCC। इस परिपथ में केवल एक ही बैटरी VCC के द्वारा ट्रांजिस्टर का इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर बेस जंक्शन
रिवर्स बायस में हो जाता है। इसके साथ ही एक उच्च प्रतिरोध आरबी को ट्रांजिस्टर के बेस तथा बैटरी के बीच में जोड़ दिया जाता है। यही इस बायसिंग में बस किया जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि चलिए हमने जोड़ दिया तो चेक कैसे करेंगे कि बायसिंग ठीक ठाक हुआ कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। तो पहले सर्किट का एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे आपको इस सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो देखिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे बनेगा, इसके लिए आप इस सर्किट को देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो बैटरी है, इस बैटरी को जरा आप ओपन कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बैटरी जो लगा है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं बैटरी ये इतना सर्किट ये काट देता हूँ और मैं यहाँ पे ये प्लस VCC लिख देता हूँ बैटरी, और यहाँ पे ये देखिए ग्राउंड है। तो आपको ये ऐसा सर्किट नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का ये दो आर्म्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला यहाँ पे ये VCC जोड़े हैं, बीच में ये ट्रांजिस्टर है, एक भुजा ये और ये भुजा ये। कहने का मतलब ये जो बैटरी है वो देखिएगा, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ देखिएगा, इतना भाग ये यहाँ तक जुड़ा है और ये इतना भाग आके ऐसे जुड़ा है। तो ये जो बैटरी है वो यहाँ से यहाँ वाला भाग और यहाँ से यहाँ वाले भाग के पैरेलल में है। ठीक है, तो इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि जैसे मान लीजिए ये 12 वोल्ट का बैटरी है तो इस वाले भुजा इस आर्म को और ये कलेक्टर से होते हुए इमिटर वाले आर्म को, दोनों को 12-12 वोल्ट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आपको ये बात? यानी बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है तो यहाँ से ये इतने वाले पार्ट को भी 12 वोल्ट मिलेगा और इतने वाले पार्ट को भी 12 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सिंपल है। अब देखिए ये इतना, ये VCC यहाँ से मान लीजिए मिल गया VCC, तो जब इस वाले आर्म में जाएगा तो कुछ वोल्टेज इसका यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा और बाकी यहाँ पे। तो यही तो इसको बैलेंस करना है, यानी VCC बराबर यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा, IB इंटू RB। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बेस करंट यहाँ पे बहेगा ना IB, तो IB इंटू RB प्लस बचा कितना, ये VBE। यही इक्वेशन हो गया इसका। इसका वाला भी बाद में लिखेंगे, पहले इस आर्म का देखिए। सिंपल वे में आपको समझाना चाहता हूं एक बार और कि 12 वोल्ट यहां से चला, 12 वोल्ट, इस 12 वोल्ट का कुछ वोल्ट ये खा गया यानी ड्रॉप कर गया, मान लीजिए 4 वोल्ट ये खा गया, तो बचा हुआ 8 वोल्ट यहां बेस से इमिटर के बीच में रहेगा, यानी 8 4 12। इसीलिए इसको सिंपल मैंने जोड़ दिया है, VCC इक्वल टू IB इंटू RB प्लस यहाँ पे VBE। तो ये एक यहाँ सिंपल सा ये इक्वेशन बन गया। आपको समझ, ये सब हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग IB का मान निकाल लीजिए, सिंपल रीअरेंजमेंट, IB इक्वल टू VCC माइनस VBE बटे RB। अब देखिए यहाँ पे VBE का मान है वो VCC से बहुत कम होगा, तो ऐसे में IB का मान कितना मिल जाएगा, VCC बाई RB। अब यहाँ से हमें क्या जानने को मिला, हमें ये जानने को मिला कि ये जो VCC और RB है ये तो फिक्स्ड है ना, क्योंकि RB जो है एक मेगा ओम का, एक मेगा ओम नहीं, मतलब ये RB एक रेजिस्टेंस है जो मेगा ओम के ऑर्डर का है, और VCC एक बैटरी है, फिक्स्ड बैटरी है जो हमने लगा दिया है सर्किट में। तो ये दोनों फिक्स हैं, तो इसका मतलब बेस करंट भी फिक्स हो गया, यानी IB जो बेस करंट है वो भी नियरली कांस्टेंट हो गया। इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है फिक्स्ड बायस मेथड, यानी इसमें सभी चीजें नियरली फिक्स्ड ही होती हैं, केवल एक ही चीज पे निर्भर करता है वो RB। आप जितने का ये रेजिस्टेंस RB लगाएंगे उसी के अनुसार इसमें बेस करंट फिक्स हो जाएगा और ये वेरी नहीं करेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड बायस। तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आएगा, ये फॉर्मूला मैंने पिछले टर्म पे पढ़ाया है। सभी लोग ये लेक्चर देखने से पहले स्टेबिलिटी फैक्टर वाला लेक्चर जरूर से देख लें। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेबिलिटी फैक्टर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस पे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं स्टेबिलिटी फैक्टर वाले में बहुत अच्छे से ये समझाया हूं। तो अब आप लोग ये तो जान ही गए हैं कि जो IB है वो इंडिपेंडेंट ऑफ IC है, यानी बेस करंट कलेक्टर करंट पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, वो तो फिक्स है, यानी डेल IB बाई डेल IC फिक्स्ड बायस के लिए क्या हो जाएगा, 0। सबके लिए 0 नहीं होगा, सभी मेथड में 0 नहीं होता है। फिक्स्ड बायस में स्पेशली हमको मिला कि IB जो है वो IC पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो डेल IB यानी DIB बाई डेल IC अगर निकालेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि IC और IB का कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है फिक्स्ड बायस में। IB नियरली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो यहां पे आपको मिला कि डेल
डेल आई बी बाई डेल आई सी 0, इसलिए आपको स्टेबिलिटी फैक्टर एस इक्वल टू क्या मिल गया, बीटा प्लस 1। और स्टेबिलिटी फैक्टर का बेसिक फॉर्मूला तो यही होता है, डेल आई सी ओ बाई डेल आई सी बाई डेल आई सी ओ। तो यहां से आपको क्या मिला कि स्टेबिलिटी फैक्टर का मान कितना आ गया, एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 आ गया। अब ये अच्छा है कि खराब, जो लोग स्टेबिलिटी फैक्टर का वीडियो देखे होंगे वो तुरंत बता देंगे कि किसी भी सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर जितना ही कम होगा वो सर्किट उतना ही अच्छा होता है, उतना ही स्टेबल होता है। और मिनिमम स्टेबिलिटी फैक्टर का मान कितना हो सकता है, 1। यानी किसी सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर 1 के जितना करीब होगा वो सर्किट उतना ही अच्छा होगा। जैसे जैसे इसका मान 1 से ज्यादा होता जाएगा उस सर्किट की स्टेबिलिटी बिगड़ती जाएगी। अब आप सभी लोग जानते हैं कि बीटा जो है, बीटा जो होता है वो गेन होता है, करंट गेन होता है। किस में होता है, ये होता है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा जो है वो करंट गेन होता है। और बीटा की वैल्यू लगभग 50 से 250 या कभी कभी किसी किताब में 200 भी दिया रहता है, इतने के बीच में लाई करता है बीटा का मान। करंट गेन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा से दर्शाते हैं और ये बीटा का मान 50 से 250 के बीच में लाई करता है। तो अगर बीटा का मान ही 50 से 250 के बीच में लाई कर रहा है तो एस का मान तो 1 से बहुत ज्यादा हो गया। और एस का मान जितने ही बढ़ता जाएगा, 1 से बहुत ज्यादा होता जाएगा, वो सर्किट की स्टेबिलिटी बिगड़ती जाएगी। यानी फिक्स्ड बायस के लिए एस का मान जो आता है वो 1 से बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बीटा का मान बहुत 1 से तो ज्यादा ही होता है, एटलीस्ट बहुत ज्यादा होता है। मिनिमम भी आप लेंगे तो 50 या मिनिमम चलिए लेंगे तो 20 से कम बीटा नहीं आ सकता। तो इस केस में भी स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा आ रहा है। यही कारण है कि जो फिक्स्ड बायस होता है वो एक अच्छा सर्किट नहीं होता है स्टेबिलाईजेशन के लिए। सो एस इज वेरी लार्ज फॉर फिक्स्ड बायस, हेंस this method provides poor stabilization, hence there are strong chance of thermal runaway। यानी इस सर्किट की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी और बहुत ज्यादा चांस है कि थर्मल रन अवे हो जाएगा। थर्मल रन अवे मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता है पीछे के वीडियोस चेक करें। देखिए यही फिक्स्ड बायसिंग में बीटा का मान लगभग 50 से 250 के बीच में रहता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी फैक्टर एस का मान 1 से बहुत अधिक हो जाता है। यही कारण है कि यह विधि बहुत खराब स्टेबिलाईजेशन पैदा करता है, जिससे थर्मल रनअवे की घटना हो सकती है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये फिक्स्ड बायस बहुत अच्छा बायस नहीं है। फिर भी इसका कोई एडवांटेज है तो देख लेते हैं। दिस बायसिंग सर्किट इज वेरी सिंपल एंड ओनली वन रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। ये बात तो सही है कि ये जो बायसिंग परिपथ है ये बहुत सरल होता है और इसका कैलकुलेशन भी सिंपल होता है और इसमें केवल एक ही प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। ये तो इसका एडवांटेज हो गया। और क्या एडवांटेज है, कैलकुलेशन फॉर द फिक्स्ड बायसिंग आर वेरी सिंपल, सो द बायसिंग कंडीशंस कैन बी इजीली मेट। आपने देखा कि बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला आया था और वो फॉर्मूला क्या आया था कि IB इज इक्वल टू VCC बाई V इक्वल टू RB, यही फॉर्मूला आया था बेस करंट में। तो इसमें क्या होता है कि जितना आपको बेस करंट रखना है उस अनुसार आप बैटरी और उस अनुसार आप ये रेजिस्टेंस, कहने का मतलब बैटरी का वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करके आप IB का मान बड़े आसानी से सेट कर सकते हैं। यानी आपको सर्किट में कितना बेस करंट चाहिए उसका अनुसार आप अपना रेजिस्टेंस अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी इसका कैलकुलेशन भी बहुत आसान होता है और बायसिंग कंडीशन को बड़े ही आसानी से सेट कर लिया जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि फिक्स्ड बायसिंग की गणना बहुत सरल होती है, जिसमें बायसिंग आसानी से सेट हो जाती है। ये भी इसका एडवांटेज है। देयर इज नो लोडिंग ऑफ द सोर्स बाई द बायसिंग सर्किट बिकॉज देयर आर नो रेजिस्टेंस इज अक्रॉस इमीटर बेस जंक्शन। देखिए एक बार यहाँ फिर से सर्किट पे आइए और बताता हूँ कि लोडिंग क्या होता है। लोडिंग का मतलब हुआ ना कि जैसे देखिए यहाँ बेस और इमीटर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा गया है। मान लीजिए ये बेस और इमीटर के बीच में भी एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं और यहाँ पे जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो होता क्या है, ऐसे में ये जो सोर्स है ये इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में हो जाता है और पैरेलल में हो जाएगा तो इस सोर्स पे लोडिंग इफेक्ट बढ़ने लगता है। लोडिंग यानी इस रेजिस्टेंस के कारण इसके ऊपर लोड बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं बेस इमीटर के बीच में, तो ये भी इस सर्किट का एक फायदा है कि सोर्स पे कोई लोड नहीं बढ़ता है, कोई भी लोडिंग नहीं होता है। तो यही यहाँ पे तीसरा यहाँ पे एडवांटेज इसका डिस्कस किया गया है कि इस विधि में सोर्स यानी सिग्नल सोर्स यानी स्रोत पर कोई लोडिंग नहीं होता है, क्योंकि बेस और इमीटर के बीच में प्रतिरोध नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज इसके बहुत ज्यादा हैं। दिस मेथड प्रोवाइड्स पुअर स्टेबलाइजेशन। आपने देखा कि इस मेथड में
जो स्टेबिलिटी फैक्टर एस है वो बीटा प्लस 1 यानी बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बीटा का मान ऑलरेडी 50 से ज्यादा होता है तो वो 1 से ज्यादा आएगा स्टेबिलिटी फैक्टर, जो कि बहुत खराब बात है। दूसरा क्या है कि द स्टेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई and hence the operating point is highly unstable and there is strong chance of thermal runaway। कहने का मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अनस्टेबल हो जाता है, और जब भी ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यू पॉइंट अनस्टेबल हो जाएगा तो सर्किट में थर्मल रन अवे होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि ये जो बायसिंग है ये आज के समय में सर्किट में प्रयोग नहीं किया जाता है। ज़्यादातर जो एम्पलीफायर के सर्किट आते हैं उसमें फिक्स्ड बायसिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, ज़्यादातर क्या नहीं ही किया जाता है। कॉमर्शियल तौर पे किसी भी सर्किट में ये फिक्स्ड बायस का प्रयोग नहीं किया जाता है एम्पलीफायर सर्किट में, ठीक है। तो ये जो आज हमारा ये पहला बायसिंग मेथड था फिक्स्ड बायस। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बायसिंग मेथड के साथ। तो जो लोग इस टॉपिक का नोट्स चाहते हैं वो लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, वहां पे सारे वीडियो प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया जाएंगे पूरे कोर्स का, ठीक है। तो और ये नोट्स बाइलिंगुअल ही होंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।